कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये चीज़ क्या है। तो ये कुल मिला के आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की साइट होती है, जिसको यूनेस्को 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब इसको समझा जाता है कि भी ऐसी साइट्स को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई यूनेस्को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी साइट को यूनेस्को साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए 4 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। पहला है एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी, एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। दूसरा है जियोलॉजिकल, कोई भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। तीसरा है उसके पास इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होनी चाहिए उस साइट्स के पास। और चौथी चीज़ है बायोडाइवर्सिटी और थ्रेटेड स्पीसीज। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनको उसको फुलफिल करना पड़ेगा और फिर वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने के लिए एलिजिबल होंगी। तो ये कुल मिला के हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें यूपीएससी हमें फंसा सकता है, वो यहाँ फंसा सकता है कि भैया जो वेस्टर्न घाट है ये इंटायरली एक यूनेस्को साइट है। तो ऐसा नहीं है, 39 इंडिविजुअल सब क्लस्टर्स हैं यहाँ पे। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको एजेंसी रिलेटेड ट्रैप से फंसाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि भैया यूनेस्को जो है ये मैनेज करता है साइट्स को, तो नहीं, ये स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट मैनेज करती है। यूनेस्को केवल मॉनिटरिंग और टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए वहाँ पे है उस साइट के। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज वो क्राइटेरिया से रिलेटेड ट्रैप को बना सकता है। कहा जा सकता है कि ओनली ब्यूटी पे ही हम यूनेस्को साइट्स को चुनता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि भैया 4 क्राइटेरिया हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ना कि ब्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज इस तरह हुआ जा सकता है कि भैया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद नेशनल हेरिटेज एनिमल के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, जो कि एलिफेंट है हमारा। तो जो नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रैप आपके लिए यूपीएससी दे सकता है दैट इज टेंटेटिव लिस्ट। तो वो ये कह सकता है यूपीएससी कि भैया टेंटेटिव लिस्ट इज ऑलरेडी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नहीं, ये प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है। हो सकता है कि टेंटेटिव लिस्ट की साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना बन पाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब टेंटेटिव लिस्ट में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनेस्को साइट वो बन ही गया। हाँ, टेंटेटिव लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यूनेस्को साइट बन ही गया। नेक्स्ट वी हैव यूनेस्को नेचुरल साइट्स और बायोस्फीयर रिजर्व में हम डिफरेंस देख लेते हैं। या 1972 में आया था, ये मैप 1971 का है। दोनों यूनेस्को के ही हैं। एडवाइजरी जो बॉडी है यूनेस्को नेचुरल में IUCN है, ये यूनेस्को मैप सेक्रेटरिएट है। और प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है वर्ल्ड यूनेस्को नेचुरल साइट्स के कि भैया ये आउटस्टैंडिंग जो नेचुरल वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें हम कंजर्व करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया चुनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मैंडेटरी इसमें कोर बफर ट्रांजिशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें बायोस्फीयर रिजर्व में हमें कोर बफर ट्रांजिशन ऐसी मैंडेटरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन वी हैव मिक्स्ड कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नेचुरल और कल्चरल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब नेचुरल भी रहेंगी, कल्चरल भी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। 7 नेचुरल साइट्स हैं, यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व साइट हैं, जिसमें 13 साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में आती हैं। ठीक है, तो W कुछ करके है ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी है स्टेटमेंट अगर दिया जाए कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को नेचुरल साइट। नहीं, ये यूनेस्को जो है कल्चरल साइट नहीं है, दिस इज यूनेस्को नेचुरल साइट है। इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कंचनजंगा जो है ये इट्स फर्स्ट नेचुरल साइट
नहीं, ये फर्स्ट नेचुरल साइट नहीं है। दिस मिक्स साइट केवल एक ही मिक्स साइट है, जबकि वहीं पे अगर मैं काजीरंगा केवलादेव देखूं तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल साइट हमें देखने को मिलेगा। काजीरंगा एंड केवलादेव थे फर्स्ट नेचुरल साइट, तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनेस्को प्रोवाइड फंडिंग फॉर डेली मेंटेनेंस ऑफ ऑल साइट्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है इज अ वेरी लिटिल एंड मोस्टली फॉर द इमरजेंसी या टेक्निकल एड के लिए होती है। बाकी सारी जो फंडिंग वगैरह होगी वो नेशन एंड स्टेट प्रोवाइड करेंगे, तो ये चीज का ध्यान आपको रहना चाहिए। अब इसमें जो मोस्ट रैप्ड कीवर्ड्स दिए जा सकते हैं उनको आप देख सकते हो। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मानस एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को नेचुरल साइट भी है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। मानस को लेके ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट भी है सुंदरबन। ये मिक्स है विद इंडियन सुंदरबन यूनेस्को साइट विद बांग्लादेश सुंदरबन, जो कि सेपरेट यूनेस्को साइट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट भी है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि हमें कंफ्यूज किया जा सकता है, ये चीज़ आपको पता चाहिए। नेक्स्ट भी है कि भैया अल्ट्रा रिवीजन कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो असम में है, ये ग्रेट वन हॉर्न राइनो के लिए बड़ा ही फेमस है। मानस पिग्मी हॉग गोल्डन लंगूर के लिए बड़ा फेमस है। केवलादेव राजस्थान में है, दिस मैन मेड वेटलैंड है, और यहाँ पे डक हंटिंग रिजर्व भी है। ठीक है। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें देखने को मिलता है। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा है, और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इस हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इस वेस्टर्न, अगर मैं ट्रैगोपन मतलब स्टेट बर्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। तो हमें पहले ये देखना होगा कि IUCN रेड लिस्ट जो कैटेगरी है ये क्या है, और हम इससे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना सकता है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो कि फाउंड किया गया था इसको 1964 में, वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो कुल मिला के ये कंजर्वेशन स्टेटस बताता है स्पीसीज के। ठीक है। ये भी बताता है कि एक्सटिंक्शन रिस्क कितना है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज के बारे में, सब स्पीसीज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है कि कैसे ये सारी स्पीसीज को रेड डाटा जो लिस्ट है इसके तहत IUCN वर्ल्ड के सामने रखता है, और ये बताता है कि किस स्पीसीज को ज़्यादा कंजर्व करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा क्षति ना पहुंचे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैप्स जो फंसा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो ट्रैप फंस सकता है दैट इज द थ्रेटेंड ट्रैप का। तो इस पे ये कहा जा सकता है कि भैया जो नियर थ्रेटेंड है इज अ थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ पे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 ही हैं जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप सेट किया जा सकता है दैट इज ग्लोबल वर्सेस रीजनल ट्रैप। इसमें ये कहा जा सकता है कि भैया स्पीसीज जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं इन इंडिया इज ऑटोमेटिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्लोबली भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हो सकता है कोई स्पीसीज कहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, कहीं ना हो। तो हमें इस चीज़ का अच्छा खासा ध्यान देना होगा कि भैया जो भी स्पीसीज एक जगह में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जरूरी नहीं है दूसरे जगह में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो। नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंक्शन से रिलेटेड अगर ट्रैप दिया जाए आपके पास, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। ये कहा जाए कि भाई एक्सटिंक्शन जो होगा, कोई भी स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट है, इफ नॉट सीन फॉर 10 ईयर्स,
ठीक है? तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि द स्टैंडर्ड इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, often requiring exhaustive survey over decades हम सर्वे करते हैं और हम ये अश्योर करते हैं कि क्या उसका जो लास्ट इंडिविजुअल था वो नहीं रहा अभी इस धरती पे, और हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने ये डिकेड्स मतलब 10 साल 20 साल 30 साल हमने उसको देखा, और देखने के बाद फिर हमने डिक्लेयर किया कि भाई अब ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो 10 साल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन क्राइटेरिया स्वैपिंग की भी बात आ जाती है कि आपको जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड के साथ स्वैप किया जा सकता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड के साथ स्वैपिंग ना हो, इसके लिए हमें ये जो क्राइटेरिया हैं इनको अच्छे खासे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि एक हमने कन्फ्यूजन पेयर्स बना रखे हैं जिसके तहत हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होते हैं, हम ये देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या इनके 90% से ज़्यादा इंडिविजुअल ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, और ये हम 100 किलोमीटर से कम एरिया में देखते हैं। मतलब एरिया जो होना चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में, वो 100 किलोमीटर का एरिया एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडेंजर्ड का क्राइटेरिया कि लगभग 70% से ज़्यादा जो इसके इंडिविजुअल हैं वो डिक्लाइन कर गए हो, पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन कर की गई हो, और इसमें 5000 से जो किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पे हम इसको सर्वे करते हैं। हम देखते हैं कि क्या 5000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट वी है वल्नरेबल, जिसमें 50% से ज़्यादा 10 सालों में या 3 जनरेशन्स में उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन की गई है, और इसका बड़े एरिया में हम देखते हैं तो लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में। एक्सटिंक्ट में नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग होता है, और इसके लिए कोई भी मतलब ये एरिया वाला क्राइटेरिया नहीं अवेलेबल है। एक्सटिंक्टिंग वाइल्ड, वो केवल कैप्टिव कल्टीवेशन में रखे जाते हैं, वो वाइल्ड में नहीं है। और नियर थ्रेटेंड का मतलब कि वो क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर थ्रेटेंड है बट थ्रेटेंड नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। लीस्ट कंसर्न का मतलब कि अभी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अभी उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज दिस कि भैया जैसे ये कहा जा सकता है इस स्टेटमेंट में कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन वो होगी जिसमें 1000 मैच्योर इंडिविजुअल ऐसे हों। तो नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा 250 मैच्योर इंडिविजुअल या उससे कम हो तो उसको भी हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल देते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि IUCN रेड लिस्ट इज ओनली फॉर एनिमल, नहीं, ये प्लांट्स के लिए भी होता है, फंगाई के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा डिफिशियंस का मतलब क्या होता है? डेटा डिफिशियंस का मतलब होता है कि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो गया, हो सकता है कि वो अबैंडन्ड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीसीज रिस्क में नहीं है। डेटा डिफिशियंसी का मतलब ये सीधी सी बात है कि हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट भी कर गई, हो सकता है कि वो ठीक ठाक कंडीशन में हो। ठीक है। तो दिस इज द डेटा डिफिशियंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइट्स, अपेंडिक्स और IUCN कैटेगरीज की, तो हम अपेंडिक्स 1 में अगर हम साइट्स के देखें तो वहाँ पे हमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN के देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। स्पीसीज कैन बी वन दैट नॉट द अदर। हमें मतलब ये कि भाई हो सकता है कि वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हो, IUCN के साथ वो मेल न खाए। तो कुल मिला के कहानी हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। रेड डाटा बुक जो है इसको रेड लिस्ट से कंफ्यूज कर लिया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज न हो इसके लिए रेड लिस्ट इज डिफरेंट थिंग, रेड डाटा बुक इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको पता चाहिए। ठीक है। WPA 1972 जो शेड्यूल्ड है, इसमें कंफ्यूज कर लिया जाता है कि शेड्यूल 1 जो होगा ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसमें इंडेंजर्ड स्टेटस ही होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, शेड्यूल 1 ये बताता है कि लीगल प्रोटेक्शन इज हाई। ठीक है, इसका लीगल प्रोटेक्शन हाई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो उसमें हो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी का ही हो। ठीक है। तो ये आपको
पता चाहिए। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा-सा इसका रिवीजन पार्ट आ गया है, तो रिवीजन लगभग वही सारी चीज़ें हैं, हमने कर रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा-सा इससे ज़्यादा जानेंगे और अगले टॉपिक्स पे हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।